नमस्कार बिहार। स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड आर्ट ज्ञान कुंज में। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारियों में एकदम बेहतर रूप से लगे होंगे। आपको टॉपर बनाने के लिए हम और हमारी टीम आपके सामने उपस्थित हुई है। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हिंदी को लोग बहुत इजी लेते हैं। ठीक है कि मैम हिंदी है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छोटी सी बात है कि शायद आपको पता हो, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। देखिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजी तो नहीं कह सकते, हम उसको सबसे कठिन सब्जेक्ट या क्लिष्ट कहते हैं। सबसे कठिन सब्जेक्ट हिंदी है। क्यों मैम? बेटा हिंदी जो है ना, उसमें आपको और सब्जेक्ट क्या होता है, आपको व्याकरण या सॉरी आपको जो प्रैक्टिकल का नंबर दिया जाता है, ठीक, लेकिन हिंदी में आपको प्रैक्टिकल का नंबर नहीं दिया जाता। इसमें जो भी नंबर ले आने होंगे वो सिर्फ आपको अपनी मेहनत से ले आने होंगे। आपकी इस मेहनत में हम आपका साथ देंगे। देखिए हिंदी पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा हिंदी के पेपर के बारे में बात करेंगे कि होता कैसे है। हिंदी का पेपर आपका एक होता है। बिहार बोर्ड में आपके हिंदी का सिर्फ एक पेपर होता है। मैम क्या ये पूरे 100 नंबर का होता है? यस बेटा, ये पूरे 100 नंबर का होता है। ये आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है। ठीक मैम, 15 मिनट क्यों दिया जाता है बेटा? 15 मिनट आपके पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, आपका 2 मिनट का समय हम लेंगे इस चीज़ पे बात करने के लिए। देखिए हिंदी में केवल एक पेपर, आपके बिहार बोर्ड में हिंदी में केवल एक पेपर होता है। पेपर जो होता है वो एक होता है। ठीक है मैम, कोई बात नहीं। मैम के पूरे 100 अंक के होते हैं? यस बेटा, ये पूरे इसके अंक जो होते हैं ना वो पूरे 100 होते हैं। 100 में 100 सिर्फ आपको ही करने पड़ेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। मैम समय कितना होता है? तो बेटा इसमें 3 घंटे का समय होता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। 3 घंटे 15 मिनट। मैम 15 मिनट क्यों दिया जाता है? बेटा ये इसलिए दिया जाता है कि आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। पेपर मिलते ही नहीं शुरू हो जाना कि पेपर मिला नहीं कि बस लिखना शुरू हो गया। बहुत से बच्चे ऐसे ही करते हैं। लेकिन मतलब आपके बोर्ड ने पहले ही 15 मिनट दे रखा है, पेपर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद पेपर को करिएगा। पेपर एक होता है, अंक आपके 100 होते हैं, समय आपके 3 घंटा 15 मिनट होता है। पेपर आपके 2 टाइप के होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव मतलब लिखित होता है, एक बहुविकल्पी होता है। तो बहुविकल्पी भी 50 नंबर का होता है, सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का होता है। क्या मैम 85 प्रश्न होते हैं? नहीं, ऑब्जेक्टिव में 100 प्रश्न होते हैं जिसमें से आपको 50 करने होंगे। सब्जेक्टिव में भी कई चीज़ों का डिवाइडेशन होता है, गद्य पद्य काव्य व्याकरण सॉरी सप्रसंग व्याख्या आवेदन पत्र, कई चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं। चलिए आज बात आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस पे ज़्यादा टाइम आपका हम नहीं लेंगे। देखिए बच्चों, आपका जो पेपर है ना, सॉरी आपका जो हिंदी की बुक है ना, उसमें कई चीज़ें हैं। आपकी हिंदी की बुक दिगांत भाग 2 जो आपको 12th में पढ़नी पड़ेगी या 12 में पढ़नी है। इसके पहले आपने 11th में दिगांत भाग 1 पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो भी कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपको बहुत आसान शब्दों में और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। तो दिगांत भाग 2 में कई पार्ट हैं, जैसे गद्यखंड, पद्यखंड, प्रतिपूर्ति, व्याकरण। तो हर गद्यखंड में भी कई चैप्टर हैं, पद्य में भी कई चैप्टर हैं। तो हर चैप्टर के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। आइए हम आपके व्याकरण के बारे में बात करते हैं। देखिए व्याकरण जो है ना, व्याकरण का पहला चैप्टर है वर्ण विचार। क्या चैप्टर है बेटा? वर्ण विचार। ठीक है मैम, वर्ण विचार है। देखिए पहले शब्दों को समझो। वर्ण क्या होता है, विचार क्या होता है? ठीक, वर्ण का अर्थ होता है शब्द या ध्वनि। ठीक, हम लोग जो बोलते हैं ना, या फिर जो बोल रहे हैं, जो ध्वनि निकल रही है, वो सब वर्ण के अंतर्गत आती है।
भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। इसकी एक परिभाषा ये भी हो सकती है कि भाषा की वह इकाई जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो मैम विचार किसे कहते हैं? तो बेटा विचार का मतलब ही होता है आप उस पर चीज़ों को समझिए, उसका अध्ययन करिए, उसके विशेषताएं और उसकी कमियों के बारे में बात करिए, ये आपका विचार होता है। ठीक, तो यहाँ वर्ण और विचार लिखा हुआ है, मतलब आपके पहले चैप्टर का नाम ही है वर्ण विचार। वर्णों के बारे में, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, उनका यूज कहाँ किया जाता है, और उनकी आवृत्ति कैसे होती है, वर्णमाला में उनका स्थान कहाँ है, इन सब के बारे में जो अध्ययन है, या फिर वर्णों के बारे में छोटी सी चीज़ बड़ी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है, वो वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अब आइए, अब देखिए वर्ण विचार। वर्ण जो होता है ना, जैसे हमने आपको बताया, वर्ण का एक नाम अक्षर होता है, अक्षर। ठीक है मैम, अक्षर होता है। मैम अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब होता है अनासवान। अनासवान। मैम अनासवान का मतलब क्या होता है? बेटा अनासवान का मतलब ये होता है जिसका कभी नाश ना हो, जिसका कभी खंडन ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, उसी को अनासवान कहते हैं। ठीक है, अनासवान अक्षर का मतलब अनासवान होता है। अक्षर जो है वर्ण का दूसरा नाम है, मतलब सीधी सी परिभाषा की निकल के आ गई कि भाषा की वह छोटी सी इकाई जिसका कभी खंडन नहीं होता, उसको अक्षर या वर्ण कहते हैं। समझ, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब विचार को आप तो समझ में आ गया, वर्णों की उत्पत्ति, उनका उच्चारण और उनकी आवृत्ति, वर्णमाला में उनके स्थानों के बारे में अध्ययन ही विचार कहलाता है। पूरे वर्णों की उत्पत्ति, उनके उच्चारण प्रयत्न के बारे में अध्ययन करना ही वर्ण विचार कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने भी आपको बताया वर्ण विचार किसे कहते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। देखिए वही चीज़ें बताई हैं हमने, मतलब जो यहाँ लिखी है वही चीज़ हमने आपको पहले बताई। वर्ण विचार एक व्याकरणीय पद्धति है, मतलब वर्ण विचार जो है वह व्याकरण की एक पद्धति है। व्याकरण को समझने के लिए वर्ण विचार को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें वर्णों का अध्ययन, हमने क्या बताया, जिसमें वर्णों का अध्ययन, उनके विभाजन का विचार किया जाता है। ठीक, जिसमें वर्णों का अध्ययन और उनके विभाजन का विचार किया जाता है, उसी को हम वर्ण कहते हैं। इसमें वर्णों की आवृत्ति, उच्चारण, वर्णमाला में उनकी स्थिति के बारे में जानकारी होती है। सीधी सी बात है, आप परिभाषा दे सकते हैं कि वर्ण विचार एक व्याकरणीय पद्धति है जिसमें उसके आवृत्ति, उच्चारण, वर्णमाला में उसकी स्थिति के बारे में जानकारी दी जाती है, उसी को वर्ण विचार कहते हैं। ठीक, अब देखिए वर्ण क्या होता है। ठीक, अब हमने बताया ना वर्ण क्या होता है, परिभाषा यहाँ लिखा, कुछ छोटी सी परिभाषा बताई थी हमने ना, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मैम भाषा की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? तो बच्चों भाषा की सबसे बड़ी इकाई को वाक्य कहते हैं। ठीक, वाक्य के बारे में हम आपको आने वाली क्लास में जरूर बताएंगे, और आपका चैप्टर भी है। देखिए हिंदी भाषा में वर्ण का अर्थ होता है ध्वनि या शब्द। ठीक, जो ध्वनि हम बात करते वक्त यूज करते, जो मेरी ध्वनि हम लोग बात करते ध्वनि निकलती है, वो वर्ण है या शब्द, उसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। हम जब कुछ उच्चारित करते हैं, देखो वही चीजें लिखी हुई हैं, हम जब कुछ उच्चारित करते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। मतलब जब हम लोग कुछ बोलते हैं, आपस में बातों का आदान प्रदान करते हैं, तो जो ध्वनि निकलती है, जो शब्द निकलते हैं, उसी को वर्ण कहते हैं। इसे अंग्रेजी भाषा में लेटर कहा जाता है, ठीक, और साउंड कहा जाता है। मतलब वर्ण को अंग्रेजी भाषा में लेटर या साउंड कहा जाता है। हमने वर्ण का एक और नाम बताया था, अक्षर, इसको अक्षर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए
हम कुछ हिंदी के शब्दों और उनके उदाहरण के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक पूरा शब्द है मकान। मकान में 3 वर्ण होते हैं, मा, आ, ना। का को जो है वो आ, मतलब का एक व्यंजन है जिसको वर्ण के साथ स्वर के साथ उच्चारित किया गया है। ठीक है, बड़ा के साथ का यूज हुआ है, तो ये का हो गया मकान। अब देखो, मकान में माँ हो गया, एक शब्द इसमें का जो प्लस आ के साथ आया है, का हो गया, फिर ना हो गया। तो बेटा कितने 3 वर्ण आते हैं। 12 खड़ी का युग्म है जिसमें का और आ स्वर शामिल है। देखिए हमने लिखा हुआ है, इसमें का एक 12 खड़ी का युग्म है जिसमें का और आ को मिला दिया गया है, इसलिए 3 अक्षर आते हैं। दूसरे शब्द भी आते हैं। स्कूल में हम 4 वर्ण पाते हैं, सा है, का है और ला है। लेकिन ऊ जो है, ऊ की मात्रा जो है वो भी तो स्वर में ही आती है ना, स्वर है तो भी वर्ण के अंतर्गत ही आती है। तो इसमें हम लोग 4 वर्ण पाते हैं। खिड़की में भी 3 वर्ण होते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बातें है ये पढ़ लेते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, हिंदी में शब्द लिखते समय, ठीक ध्यान से सुनना, हिंदी में शब्द लिखते समय हम स्वर और व्यंजन वर्ण को मिलाकर लिखते हैं। ठीक, हम हिंदी में जो शब्द या शब्द लिखते हैं वो हम स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर लिखते हैं। देखिए इसमें स्वर, और मकान में भी देखिए लिखा हुआ है, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों का यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब हम हिंदी में कोई शब्द लिखेंगे तो उसमें स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर लिखेंगे, तब जाकर वर्ण बनता है। उदाहरण के लिए का एक व्यंजन है, स्वर का संयोग है। अब देखिए फिर हम आपको बताते हैं, स्वरों का उच्चारण जो है वो स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण जो होता है वो स्वरों की सहायता से होता है। जैसे अब का हो चाहे खा हो, ये पूर्ण का है, ये पूर्ण खा है, लेकिन इनका जो निर्माण हुआ है ना, तो ये का प्लस, तो ये हलंत के साथ हुआ है। ठीक, तो ये हो गया का, ये पूरा हो गया। ठीक है, ये होता है व्यंजन, मतलब व्यंजन जो होते हैं वो स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, शायद देखिए फिर पढ़ते हैं इसको एक बार हम। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि हिंदी में शब्द लिखते समय हम स्वर और व्यंजन वर्णों को मिलाकर लिखते हैं। उदाहरण के लिए का एक व्यंजन है जो स्वर के संयोग से बना है, जहाँ एक का एक व्यंजन वर्ण है और एक आ एक स्वर्ण वर्ण है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था वर्ण के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग भाव। अयोग भाव वो होता है जो स्वर और व्यंजन के मध्य जब संबंध या फिर जो वर्णों का उच्चारण है वो सरलता पूर्वक नहीं हो पाता, तो वहाँ अयोग भाव का यूज किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वर्णमाला क्या होती है। यहाँ लिखा है वर्णमाला क्या है। वर्णमाला बेटा वो होता है जिसमें आपके स्वर और व्यंजन की सूची दी हुई होती है, जिसमें शब्दों का निर्माण होता है। ठीक, नहीं समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं, आगे समझाते हैं हम आपको। वर्णमाला एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें किसी भाषा के सभी ध्वनियां शामिल होती हैं। देखिए यहाँ सीधा सा लिखा हुआ है, वर्णमाला एक क्रमबद्ध सूची है जिसमें किसी भाषा की सभी ध्वनियां शामिल होती हैं। किसी भाषा की सभी ध्वनियां जो भी है वो एक वर्णमाला में क्रमबद्ध रूप से सूचित की जाती है। सूची मतलब वर्णित है, सभी अक्षरों का समूह होता है। ठीक, या सभी वर्णमाला जो है ये सभी अक्षरों का समूह होता है जिनका उपयोग शब्दों और वाक्यों को बनाने के लिए किया जाता है। वर्णमाला में वो अक्षर व शब्द होते हैं जिनका उपयोग हम शब्दों को बनाने के लिए करते हैं। अब भाई शब्द किससे बनेंगे, तो वर्ण से बनेंगे। तो वर्ण कहाँ होगी बेटा, वर्णमाला में वर्णित होगी। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में 12 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं बेटा, हिंदी वर्णमाला में 12 वर्ण होते हैं।
जिसमें से 13 स्वर्ण होते हैं, 36 व्यंजन होते हैं और 3 अयोगवाह वर्ण होते हैं। ठीक, मतलब आपको हमने बताया ना, हिंदी जो वर्ण है वो 3 भागों में डिवाइड है। यहाँ समझ में आ जाएगा आपको शायद। हिंदी वर्ण जो है वो 3 भागों में डिवाइड है। ठीक है, अब देखिए ये स्वर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इसको छोटा सा बनाते हैं। ये स्वर हो गया, ये हो गया आपका व्यंजन, एक आपका था अयोगवाह। ठीक है, देखो स्वर कितने होते हैं बच्चों, तो स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, तो ये 36 होते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं, तो ये 3 होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। ठीक, तो ये आपके 52 वर्ण होते हैं जो 3 चीज़ों में डिवाइड होते हैं। 13 स्वर होते हैं, 36 व्यंजन होते हैं और 3 अयोगवाह होते हैं। इन सभी का सम्मिलित रूप 52 वर्ण होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला के उदाहरण देखिए। स्वर वर्ण, छोटा छोटी, बड़ा बड़ी, छोटा उ, ऋषि, ए ओ अंग आहा, ये आपके स्वर वर्ण हैं। व्यंजन का खा गा घा, अंगानियाता चा छा जा, यानियाटा टिक टा ठा डा डा अड़ा ता था दा धना, सब लिखे हुए हैं। ये जो है व्यंजन में आते हैं। ठीक है, अयोगवाह में आपके 3 आते हैं अंग। ये 3 जो हैं, जब स्वर, जिसमें मतलब स्वर और व्यंजन में जब चीज़ें उच्चारित करने में प्रॉब्लम आती हैं या फिर कठिनाई होती है, तब अयोगवाह वर्ण का यूज किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये वर्णमाला हो गया, ये आपका वर्ग के भेद हो गए। ठीक, हिंदी व्याकरण में वर्ग को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है मैम, आपको हमने पहले बताया था, स्वर होता है, व्यंजन होता है और अयोगवाह होता है। तो यहाँ स्वर की बात करते हैं। जिन वर्णों को उच्चारित करते समय, ठीक देखो, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय किसी भी मुख के अंग को स्पर्श न करना पड़े, वह स्वर कहलाते हैं। सीधी सी बात, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, ठीक, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर का जो प्रयोग होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है। उसको यूज करने के लिए या उसका प्रयोग करने के लिए किसी और शब्द की या फिर व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। सीधे से यहाँ लिखा हुआ है, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय किसी भी मुख्य अंग को स्पर्श नहीं करते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। हिंदी व्याकरण में 11 स्वर होते हैं, ठीक, जो यहाँ लिखे हुए हैं। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए ओ आओ। ठीक है, अंग नहीं है, वो आपका अयोगवाह में आता है। फिर से एक बार समझा देते हैं कि स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उसको स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देखो व्यंजन क्या है, पहले समझ लीजिए फिर इसको हम पढ़ते हैं। व्यंजन वो होते हैं जो बिना स्वर से उच्चारित नहीं किए जा सकते। जैसे ये का, मान लीजिए गा है, तो क्या ये एक पूर्ण गा है, इसमें ना आ स्वर लगा हुआ है। कैसे मैम, तो ये गा प्लस आ है, तो ये हो गया गा। अब ये पूरा हुआ, तो क्या यहाँ स्वर का यूज हुआ है? बिल्कुल मैम। तो इसी तरह से व्यंजन जो होते हैं वो बिना स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो इसको हम पढ़ देते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी मुख के अंग को स्पर्श करना पड़े। व्यंजन का जो उच्चारण होता है उसको जब आप बोलते हो तो आपके मुख जो किसी न किसी अंग से टकराता है। व्यंजन
जो होते हैं, हर व्यंजन जो है वो अलग अलग मतलब उसका उच्चारण स्थान जो होता है अलग अलग होता है, जो हम आपके आने वाली क्लास में आपको जो बताएंगे और समझाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि ठीक इसी रूमा मैम बता के चलेंगे, समझा ही नहीं, हम आपको पूरा समझाएंगे कि वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, या फिर वर्णों की उत्पत्ति कैसे किन शब्दों से हुई। जैसे हमने आपको ये बताया कि गा जो है वो पूर्ण रूप है, लेकिन ये आ की मात्रा आ स्वर से मिलकर बना हुआ है। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी न किसी मुख के अंग को स्पर्श करना पड़े वो व्यंजन कहलाता है। ठीक, व्यंजन की संख्या जो है वो हिंदी भाषा में 33 होती है। का खा गा गा चा छा जा जा ये सारे लिखे हुए हैं, ये आपके व्यंजन होते हैं। व्यंजन भी कई भागों में डिवाइड है, जो आगे आने वाली क्लास में आपसे बात करेंगे। अब आते हैं बेटा हम चलिए आगे बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूरा ये फॉर्म बन के आ गया है आपको समझाने में और इजी मतलब इजी फॉर्म में समझाने के लिए। देखिए स्वर्ण जो होते हैं, पहले हमने आपको बताया कि बिना किसी की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन क्या है, वो बिना स्वर्णों के उच्चारण से उच्चारित नहीं हो सकते, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अयोगवाह वर्ण वो होते हैं जो स्वर और व्यंजन की जब उच्चारण जब सही से नहीं हो पाता तो उसके लिए हम अयोगवाह वर्णों का यूज करते हैं, जो 3 होते हैं, अंग आहा आ होता है। ठीक है, तो अब देखिए स्वर वर्ण में क्या क्या आता है, छोटा आता है, बड़ा आता है, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए, ठीक है, ओ औ ऋषि री ए ओ अंग आहा। ठीक, अब इसमें पूरा व्यंजन वर्ण है। ठीक, व्यंजन भी कई चीज़ों में डिवाइड है, जो हमने अपने पहले बताया कि हम आपको आने वाली क्लास में बताएंगे। अयोग वर्ण 3 होते हैं। ठीक, तो ये आपका था वर्णमाला का परिचय जो हमने आपको दिया। ये आपके व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर है, वर्ण विचार, उसी के बारे में। और आने वाली क्लास में हम इसको और डिफाइन करेंगे कि स्वरों का क्या नाम है, उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, व्यंजन के कितने या स्वर कितने भागों में डिवाइड है, व्यंजन कितने भागों में बटा हुआ है, व्यंजन के उच्चारण कहाँ से होते हैं, वे स्वर के जो उच्चारण है वो कहाँ से होते हैं। बस उसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।